हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में निरंतर मेहनत करते होंगे, क्योंकि हम बहुत पहले ही बता दिए हैं, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याण च मनोरथी न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहने का मतलब जो मेहनत करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। सोए हुए शेर के मुख में मृगा अपने आप प्रवेश नहीं करता है। तो इसलिए लगातार मेहनत कीजिए। अब हम ये जो फिजिक्स की क्लास है निरंतर बहुत दिन से चल रही थी, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से एक दो दिन से हमने वीडियो नहीं डाल पाया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये नया चैप्टर ये स्टार्ट हुआ था वैद्युत चालन ना, ये तो समाप्त हो गया। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था वैद्युत सेल तथा किरचॉफ का नियम। तो पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। तो चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम एक छोटी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। कहने का मतलब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ाया, एक हमने पढ़ा दिया वैद्युत सेल क्या है। ये पीछे वीडियो में जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब आज लेक्चर का ज्यादा टाइम है क्योंकि पीछे कुछ गैप हो गया है। तो वैद्युत सेल हम पढ़ा चुके हैं। अब उसमें हमने मेन बात अगर कहा जाए तो हमने क्या कहा था कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। कहने का मतलब उसके अंदर केमिकल भरा होता है, तो उसमें जब केमिकल में अभिक्रिया होती है तो रासायनिक ऊर्जा बनती है, और वो रासायनिक ऊर्जा पुनः हमें किस रूप में उपलब्ध कराती है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तो इतनी बात हो गई थी। ये कहा गया था कि उसमें दो रॉड, सेल में दो रॉड लगे होते हैं जिसे प्लेट या इलेक्ट्रोड कहते हैं, और उसके बाद ये दोनों रॉड सेल के भीतर एक घोल होता है, लिक्विड होता है, उसमें डूबे रहते हैं। उस घोल को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये बातें हुई थी। उसके बाद इसमें हमने एक बहुत अहम बात की थी जो टेक्निकली बहुत मजबूत है, ना सोचो तो बहुत हल्का चीज है, एक विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल हमने पढ़ाया था, और याद कीजिए विद्युत वाहक बल E बराबर हमने क्या कहा था, W/Q होता है। मजे की बात यह है कि E विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q, और हम पीछे ही पढ़ चुके हैं B बराबर भी होता है W/Q। मतलब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, और विद्युत वाहक बल बराबर भी कार्य बटा आवेश। तो इससे तो एक बात, अब ये विद्युत वाहक बल है क्या, ये पढ़ा चुके हैं। फिर एक बार याद दिलाते हैं हल्के से। क्या होता है? कहने का मतलब जब सेल को किसी तार से कनेक्ट कर देते हैं तो सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। कहने का मतलब सेल वैद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या, आवेश प्रवाहित होते हैं। अब आवेश प्रवाहित कराने के लिए किसी ना किसी को तो कार्य करना ही होगा, वैसे अपने आप तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा। वो कार्य सेल में कौन करता है? वो कार्य सेल में ये जो वो कार्य सेल द्वारा दी गई ऊर्जा द्वारा होता है। कहने का मतलब आवेश को प्रवाहित कराने के लिए कौन कार्य करता है? सेल करता है। और जब सेल कार्य करेगा तो उसके एनर्जी लॉस होगी। तो कहने का मतलब विद्युत वाहक बल क्या कहा गया था, यही कहा गया था कि किसी तार में, किसी परिपथ में या किसी सेल लगे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, यहां क्या था, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को। और यहां क्या है, एकांक आवेश को क्या है, परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कहने का मतलब ये सतर्क रहने की जरूरत है। नाम है विद्युत वाहक बल, और है क्या, ऊर्जा। है क्या, ऊर्जा। कहने का मतलब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, सतर्क रहना है कि नाम विद्युत वाहक बल है और ये है क्या, ऊर्जा है। तो यहां तक बात हो गई थी। अब इसके आगे एक छोटी सी बात है, टर्मिनल विभवांतर।
तो ये भी हल्का सा देख लीजिए, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर ये क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर देख लीजिए। अब यहां पर विभवांतर तो पहले पढ़ा चुके, टर्मिनल विभवांतर ये बात अगर कहें हम यहां पर, अगर ये बात कहें हम यही कह दें कि यदि यदि सेल लगे किसी परिपथ में, यदि सेल लगे किसी परिपथ में क्यू आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q होता है। तो हम यही कहेंगे, हम अभी बहुत सिंपल में बात बताएंगे। तो यहां पर हम कहेंगे कि सीधा हम कह दें कि हम जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? W/Q होता है। ये पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो भाई, टेक्निकली बात को समझें। सेल ने आवेश Q को प्रवाहित कराने के लिए, आवेश Q को प्रवाहित कराने के लिए कितनी ऊर्जा दी? W ऊर्जा दी है। अब यहां मैटर ये फंसता है कि टोटल एनर्जी सेल द्वारा आवेश Q को प्रवाहित कराने के लिए टोटल एनर्जी क्या दी गई है? W दी गई है। अब यहां पर जैसे परिपथ है, मतलब कोई तार सेल से कनेक्ट है। अब तार में खंड खंड, जैसे तार कहा जाए, तार के विभिन्न खंडों में, तो एक बात समझें कि जैसे तार है, अब उसके खंड खंड में व्यय होने वाली जो ऊर्जा है वो अलग अलग होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो सेल द्वारा मिली कितना? W मिला। अब कोई ज्यादा खाएगा, कोई कम खाएगा, कोई कुछ खाएगा। तो कहने का मतलब जो खंड खंड की बात हम करें, तो यहां पर एक बात यह कहा गया कि परिपथ में, भाई पूरे परिपथ में आवेश तो क्यों ही प्रवाहित होगा, परंतु यदि तार के विभिन्न खंडों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं W1, तो हम वही कहेंगे, देखेंगे यही कहेंगे कि सिंस तार में प्रवाहित आवेश Q ही होगा, परंतु विभिन्न खंडों में व्यय ऊर्जाएं, यही बात अंडरलाइन रखेंगे कि टोटल व्यय ऊर्जा है W, लेकिन खंड खंड में व्यय ऊर्जा अलग अलग। विभिन्न खंडों में व्यय ऊर्जाएं W1, W2, W3 डॉट डॉट हो तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, देखेंगे E बराबर क्या होगा? व्यय ऊर्जाएं बट गई, तो यहां पर देखेंगे W1/Q, देखेंगे भाई W के स्थान पर W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट 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 होगा, अपान Q होगा, तो प्रत्येक पद से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि समझते हैं x प्लस वाई अपान 2 लिखा है, तो x/2 प्लस y/2 हो जाएगा। तो यहां पर प्लस W2/Q प्लस W3/Q प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये समझते होंगे ये क्या है, बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। ये पहले खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा है, ये दूसरे खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा है, सॉरी, अब देखेंगे ये तीसरे खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा है। तो ये कहने का, और देखेंगे खंड खंड में बट गया, तो एक खंड, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच
किया गया कार्य बटा आवेश क्या होता है, विभवांतर होता है। तो यहां हम कह सकते हैं परंतु W1 अपान क्यू बराबर B1, W2 अपान क्यू बराबर B2, W3 अपान क्यू बराबर B3 एज सो ऑन। तो अब क्या हो जाएगा, E बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे यहां पर ये टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। बिल्कुल सिंपल बात, देखो यहां पर कुल मिला के ये जाने, ये पहले खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा है। यहां पर विभवांतर बात हटा दीजिएगा, भाई देखिए वही तो है। ये पहले खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा है, ये दूसरे खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा है, ये तीसरे खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा है। इसका मतलब क्या आया, यही हमारा टर्मिनल विभवांतर है। तो अब देखें, आवेश को अगर एक कर दिया जाए तो पहले खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा क्या है, B1 है या W1 है। दो कर दिया जाए तो ये W2 या W3। तो हम सीधी बात क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि, या अतः सीधा जाने, सेल लगे परिपथ में, सेल लगे, अब परिभाषा लिखते हैं, सेल लगे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित, सेल लगे परिपथ में एकांक आवेश को, ना गलत हो गया, सेल लगे परिपथ के विभिन्न खंडों में, खंड खंड, सेल लगे परिपथ, सेल लगे परिपथ के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में, खंडों में एकांक, सेल लगे परिपथ के विभिन्न खंडों में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इस बात पर मत जाइए, हटाइए बात, ये सब क्या लिखा है अपने मेंटली समझने की कोशिश कीजिए। भाई क्या बात कहा गया कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा को, बात को समझेंगे इसमें डिफरेंस, बल उसका नाम है, एकांक आवेश, देखेंगे मेंटली समझिए, एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा को तो हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। मगर तार में, ध्यान देंगे, तार के खंड खंड में, बात को समझेंगे, तार के विभिन्न खंडों में, तार के विभिन्न खंडों में या खंड खंड में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर भी ऊर्जा है और विद्युत वाहक बल भी ऊर्जा है। दोनों में फर्क क्या है, टर्मिनल विभवांतर तार के खंड खंड में व्यय होने वाली ऊर्जा है, जबकि विद्युत वाहक बल सेल द्वारा दी गई टोटल एनर्जी है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल सके। देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ये घूम घूम के एग्जाम में आता ही रहता है, m के पावर NIMP, इसका मतलब मोस्ट 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 डॉट डॉट nth बार इंपॉर्टेंट है। कभी पूछता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, कभी पूछता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोनों बात हम करेंगे। पहली बात तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, देखेंगे कहने का मतलब ये जो सेल के अंदर घोल होता है जिसमें प्लेट डूबा रहता है, उसके अंदर भी वैद्युत धारा बहती है, और दोनों प्लेटों को जब तार से कनेक्ट कर देते हैं तो बाह्य परिपथ मतलब बाहर तार में भी वैद्युत धारा बहती है। लेकिन दो कंडीशन, दोनों में वैद्युत धारा अलग सिचुएशन में बहती है। एक चीज जाने कि सेल के घोल में देखेंगे तार में वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, जबकि घोल में वैद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लिख देते हैं। तो देखेंगे, हाँ देखेंगे सेल, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन लिख रहा है, सेल लगे तार में वैद्युत धारा, सेल लगे तार में वैद्युत धारा धन प्लेट से, बहुत इंपॉर्टेंट, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है और ये इंपॉर्टेंट है, घोल में धारा उसके विपरीत, घोल में धारा उसमें धन से ऋण और घोल में धारा क्या ऋण से धन प्लेट की ओर बहती है। एक बात तो ये समझ गए होंगे कि घोल में धारा और उसमें तार में धारा दोनों में बहती है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार तार में उत्पन्न प्रतिरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक उसी प्रकार सीधा यानी जिस प्रकार तार प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार वो जिस घोल में ये धारा बहती है सेल के अंदर, उसमें भी एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो ये जाने, सीधा कहें कि सेल के घोल में उत्पन्न अवरोध को, भाई प्रतिरोध का काम है धारा को रोकना, तो सेल के घोल में जो धारा का मार्ग रोके उसे आंतरिक प्रतिरोध, और जो बाहर धारा रोके तार में उसे बाह्य प्रतिरोध। तो सेल के घोल में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल के घोल में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया भी है। देखो याद रखने का ट्रिक, बाह्य प्रतिरोध बराबर होता है, याद कीजिए, बाह्य प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है L/A। याद आया,
पीछे टॉपिक में पढ़ा दिए। सेम इसी को देखते रहिए। बाह्य प्रतिरोध दूरी या लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां क्या है, क्योंकि जो दोनों सेल उसमें जो दोनों प्लेट डूबी है उनके बीच दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दोनों प्लेटों के बीच दूरी ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, दूरी कम है तो प्रतिरोध कम है। तो सेम देखो, दूरी ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, दूरी कम तो प्रतिरोध कम। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, वही प्लेटों के बीच दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो तुम्हें अलग से याद नहीं रखना है। अगर ये प्रतिरोध याद है, क्या है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो घोल के अंदर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच गैपिंग के अनुक्रमानुपाती, प्लेटों के बीच दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड नंबर, बस वही बात, प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। प्लेट मोटा है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। तो प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बात बेहतरीन चीज हो गया। तीसरा वही, ये दो तो उसी से हमें मिल गया। तीसरा नंबर देखेंगे, ये जो घोल है उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, उसके सांद्रता के बढ़ने पर वो बढ़ता है। कहने का मतलब याद कीजिए, सांद्रता का मतलब क्या होता है भाई, सांद्रता का मतलब कि जब पानी मिला दीजिए तो तन हो गया, और जब सूख जाए, पेवर हो जाए, तो उसे सांद्र कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान दीजिए कि घोल के सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है। भाई खुद ही समझो एक बात कि अगर देखे होंगे जब सेल बिल्कुल खराब हो जाता है तो उसको जब फोड़ा जाता है तो सूखा सूखा उसमें निकलता है, लिक्विड नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या, जितना अधिक वो सांद्र होता जाएगा उसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। और इसीलिए जब बिल्कुल सांद्र हो जाता है, सूखा हो जाता है, तो इसकी प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये हम उम्मीद करते हैं ये भी, तो घोल के सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल के अंदर घोल के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा नंबर देखेंगे क्या है, चौथा नंबर खुद ही समझते हैं। इस सेल के क्वालिटी पर तो निर्भर करेगा ही। अब सेल की क्वालिटी का मतलब क्या, ऊपर के कवर से कोई लेना देना नहीं है। वो जो धातु, जो प्लेट दोनों लगी है, प्लेट के धातु के क्वालिटी पर, प्लस उसके अंदर जो लिक्विड भरा है, घोल है, वैद्युत अपघट्य, उसकी क्वालिटी पर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि धातु, प्लेट की धातु तथा देखेंगे घोल को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य के प्रकृति पर कैसा है, ये सबसे मेन है। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो शेयर भी करते रहिए हमारे वीडियो को, क्योंकि कुछ ही लोगों में घूम घूम के वीडियो रन कर रहा है। अगर शेयर करें, आप अपने दोस्तों में करें, फिर कोई अपने दोस्तों में, तो धीरे धीरे ये वीडियो का जो रेंज है वो बढ़ेगा। तो प्लीज हमारे चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस बाय दुबे सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।